नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा करने से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। महाराष्ट्र तक पहुंची ज्ञानवापी विवाद की आग। मुगल शासक औरंगजेब की कब्रगाह को 5 दिन के लिए किया गया बंद। औरंगाबाद में टेंशन के बीच एएसआई ने उठाया कदम। कांग्रेस से इस्तीफे के एक दिन बाद आज कांग्रेस पर बरसे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल। कहा, कांग्रेस जातिवाद की करती है राजनीति, हिंदुओं के हित में कभी बात नहीं करते पार्टी नेता। सुनील जाखड़ बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। मोदी की तारीफ कर जाखड़ बोले, सिद्धांतों से हट गई है कांग्रेस। आज गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट। सेंसेक्स 1416 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,792 पर हुआ बंद। निफ्टी 430 अंक फिसलकर 15,809 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब आइए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज भी वाराणसी विवाद चर्चा में बना रहा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हुई। इसके अलावा आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट भी पेश की गई। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका दावा मजबूत है। अब इन दावों की पड़ताल कोर्ट में होनी है। मंदिर मस्जिद के दावे की एक और लड़ाई मथुरा में भी शुरू हो गई है। मथुरा कोर्ट ने इस मामले में याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट सिर्फ याचिकाएं स्वीकार नहीं कर रहा बल्कि फैसले भी सुना रहा है। और ऐसा ही एक फैसला पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी आ गया है, जिससे सिद्धू का राजनीतिक भविष्य ही मुश्किल में फंस गया है। इन खबरों के अलावा बात करेंगे गुजरात में नरेश पटेल की कांग्रेस से बढ़ती नजदीकियों की, और साथ ही ये भी जानेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उम्मीदों को कैसे दिया झटका। इन खबरों के अलावा कुछ और खबरों से भी हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद आज भी सुर्खियों में बना रहा। आज वाराणसी की अदालत में मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट जमा की गई, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि मस्जिद में शिवलिंग जैसी आकृति मिली है। तो दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष उस आकृति को शिवलिंग मानने से इनकार कर रहा है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 5 मिनट की सुनवाई हो पाई। अब कोर्ट कल यानी शुक्रवार को दोपहर में सुनवाई करेगा। इस बीच इस विवाद में दोनों ही पक्षों ने कई दावे किए हैं। तो क्या है दावे और क्या हुआ दिन भर इस विवाद में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि देश में मौजूद मशहूर ऐतिहासिक इमारतों तक भी ये आग पहुंच चुकी है। ऐसा लगता है जैसे देश के इतिहास को मिटाकर एक नया इतिहास गढ़ने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी की जिला अदालत में 3 दिन तक चले सर्वे की रिपोर्ट सौंपी गई। 12 से 15 पन्नों की रिपोर्ट में कई जानकारी दी गई। इनमें पुराने सरकारी दस्तावेजों की भी मदद ली गई है। जैसे सरकारी दस्तावेज में 3 पेड़ दर्ज हैं। उस दौरान उनमें बेल का एक पेड़ है जो आज नहीं है। वहीं सरकारी रेवेन्यू के जो पुराने दस्तावेज हैं वो भी रिपोर्ट में जोड़े गए हैं। सर्वे के दौरान जो फोटो क्लिक की गई उन तस्वीरों को कोर्ट में जमा कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद की खुदाई हो ताकि सब सच्चाई बाहर निकाली जाए। सर्वे के दौरान तमाम तलाश के बावजूद फव्वारे के लिए कोई पानी की सप्लाई की जगह नहीं मिली। सिर्फ एक छेद मिला है जो साबित करता है कि फव्वारा नहीं है। जब टीम ने वादी पक्ष से पाइपलाइन की बात कही तो मुस्लिम पक्ष कोई भी पाइपलाइन नहीं दिखा पाया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दोपहर 3 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगा। सर्वोच्च अदालत ने वाराणसी की ट्रायल कोर्ट से कहा है कि आज कोई आदेश ना दे। अदालत में हिंदू पक्ष ने तस्वीरों और वीडियो के जरिए अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश की है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में कहीं कुछ भी नहीं मिला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दायर की गई याचिका में मांग की गई थी वाराणसी कोर्ट में चल रही सुनवाई पर तुरंत रोक लगाते हुए पुरानी यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया गया है। अब कल होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का क्या हल निकालता है। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पूजा के अधिकार को लेकर शुरू हुआ। अभी तक जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद को लेकर जमीन का विवाद अदालत में पहुंच गया है। मथुरा सिविल कोर्ट ने टाइटल सूट पर परमिशन दे दी है। अब निचली अदालत में ये केस चलेगा। तो क्या है पूरा विवाद, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद भी अब अयोध्या मामले की राह पर चल पड़ा है।
मथुरा जिला जज की अदालत ने श्री कृष्ण विराजमान की रिवीजन पिटीशन को स्वीकार करते हुए टाइटल सूट की याचिका को मंजूरी दे दी है। यानी अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर से श्री कृष्ण विराजमान मुख्य याचिकाकर्ता होंगे और पूरा मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर चलेगा, जिसमें ईदगाह मस्जिद की 2.37 एकड़ जमीन भी शामिल है और मंदिर पक्ष की ओर से इस जमीन पर दावा किया गया है। मुख्य रूप से सुनवाई मस्जिद की 2.37 एकड़ जमीन को लेकर ही होनी है। मथुरा की निचली अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले 30 सितंबर को लोअर कोर्ट ने टाइटल सूट के मामले को खारिज कर दिया था, जिसे लेकर रिवीजन पिटीशन लगाई गई थी। लगभग 2 साल तक मामला चला। कोर्ट में 6 मई को सुनवाई पूरी हो गई। आज फैसला सुनाते हुए जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की नियमित सुनवाई मथुरा के लोअर कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ये फैसला एडवोकेट रंजना सहित 6 लोगों की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से श्री कृष्ण जन्म स्थान की 2.37 एकड़ जमीन, जिस पर ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, उसे वापस दिलाने की गुहार लगाई गई है। याचिका में दावा किया गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बड़े हिस्से पर करीब 400 साल पहले औरंगजेब के फरमान से शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई थी। श्री कृष्ण का मूल जन्म स्थान जिस जगह है, वहां अभी भी मस्जिद बनी हुई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की निगरानी में जन्मभूमि परिसर की खुदाई कराई जाए और खुदाई की एक जांच रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा है कि मुख्य मंदिर वहीं बनेगा जहां मस्जिद है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। इस याचिका के जरिए एक बार फिर संसद से पारित धर्मस्थल कानून 1991 को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि धर्म स्थलों का प्रबंधन और कानून व्यवस्था ये सब राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को ही है। ऐसे में संसद ने ये कानून बनाकर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में धार्मिक और आस्था उपासना स्थलों पर 15 अगस्त 1947 जैसी स्थिति बहाल रखने का प्रावधान किया गया है। काशी और मथुरा विवाद अब अदालत में पहुंच गए हैं। दोनों ही पक्ष लंबी कानूनी लड़ाई की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया, लेकिन यह फैसला धार्मिक विवाद को लेकर नहीं, किसी की जान लेने को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने एक मामले में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सजा सुना दी। तो क्या है मामला और कितने दिन सिद्धू रहेंगे जेल में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज सुबह नवजोत सिंह सिद्धू बढ़ती महंगाई के खिलाफ पटियाला में प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाब पुलिस के जवान सिद्धू को रोकने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन दोपहर को अचानक ही नवजोत सिंह सिद्धू गायब हो गए। अब पंजाब पुलिस उन्हें ढूंढने में लगी है, लेकिन पंजाब पुलिस सिद्धू को प्रदर्शन के मामले में नहीं ढूंढ रही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के चलते सिद्धू की गिरफ्तारी की तैयारी हो चुकी है। सिद्धू को या तो सरेंडर करना होगा या फिर पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी, और ये सब हो रहा है 34 साल पुराने मामले को लेकर। मामला एक बुजुर्ग की जान लेने का है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सिद्धू पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था, लेकिन पीड़ित पक्ष की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुना दी है। पंजाब सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा, यानी सिद्धू को जेल भेजा जाएगा। दरअसल जिस मामले में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है वो 1988 का है। पटियाला में पार्किंग को लेकर 65 साल के गुरनाम सिंह से उनका विवाद हो गया था। कहा जाता है कि इस दौरान सिद्धू ने गुरनाम को एक मुक्का मार दिया था, जिससे गुरनाम जमीन पर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। सिद्धू पर गैर इरादतन जान लेने का मामला दर्ज किया गया था। सेशन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया था। पीड़ित पक्ष ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। 2006 में हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलट दिया और सिद्धू को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इस बार सिद्धू ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 16 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने सिद्धू को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका लगाई तो उसके बाद आज कोर्ट ने फैसला बदलते हुए सिद्धू को 1 साल की सजा सुना दी है। सिद्धू ने भी कोर्ट के आदेश को मान लिया है, यानी साफ है वो सरेंडर करने की तैयारी में है। सिद्धू को मिली सजा पंजाब कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है, तो गुजरात से कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। पार्टी को राज्य के एक लोकप्रिय चेहरे का साथ मिलता नजर आ रहा है।
कांग्रेस से लंबे समय से नाराज चल रहे गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अब वो गुजरात के लिए काम कर पाएंगे। हालांकि पटेल कांग्रेस से क्यों नाराज थे, इस पर खुद पाटीदार नेता कह चुके हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा था। लेकिन इस दौरान पाटीदार नेता नरेश पटेल का भी नाम सामने आता रहा, जिसके तार पटेल की नाराजगी से जोड़कर देखे जा रहे हैं। दरअसल हार्दिक पटेल ने कहा था कि पाटीदार नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल हो जाएं तो उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। लेकिन पार्टी में शामिल होने की नरेश पटेल की शर्त पर कांग्रेस में असमंजस रहा। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ साथ पाटीदार मतदाताओं को भी साधने का प्रयास कर रही है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले हार्दिक पटेल के पार्टी छोड़ देने से पाटीदार मतदाताओं पर फर्क पड़ सकता है। ऐसे में डैमेज को कंट्रोल करने के लिए गुरुवार को एआईसीसी इंचार्ज रघु शर्मा ने नरेश पटेल से मुलाकात की है, जिसके बाद से कयास हैं कि जल्द ही नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इससे कांग्रेस कहीं न कहीं हार्दिक पटेल की नाराजगी को भी दूर करना चाहती है, जिससे पार्टी पाटीदार मतदाताओं को भी साध सकती है, ताकि आने वाले चुनाव में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़कर जीत हासिल कर सके। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अगर नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो क्या हार्दिक पटेल भी हाथ का साथ फिर से देंगे? नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस को पटेलों का समर्थन मिलने में आसानी होगी, जो राज्य की आबादी का करीब 20% है। गुजरात से कांग्रेस को राहत के संकेत मिल रहे हैं तो आज यूपी में सपा के बड़े नेता आजम खान को भी बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, जिससे आजम के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। सपा विधायक आजम खान को जेल से बाहर आने के लिए अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2 साल से यूपी की सीतापुर जेल में बंद आजम को आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 89वें मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। आजम खान के खिलाफ दर्ज कुल 89 में से 88 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। खबरों की माने तो अगर अब उनके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं होता है तो 89वें मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। अंतरिम जमानत देने के साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने छूट दी है कि सपा नेता निचली अदालत में 2 हफ्तों में नियमित जमानत के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेशन कोर्ट की तरफ से नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। अंतरिम जमानत कोर्ट से सामान्य जमानत पर फैसला आने तक जारी रहेगी। अगर कोर्ट आजम को सामान्य जमानत नहीं देती है तो अंतरिम जमानत अगले 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आजम की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट ही तय करेगा। सामान्य जमानत के लिए आजम खान को 2 हफ्तों के अंदर अर्जी लगानी होगी। पिछली बार आजम की जमानत पर सुनवाई में योगी सरकार ने उन्हें आदतन अपराधी बताया था। योगी सरकार ने आजम को भूमाफिया कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध किया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि राज्य सरकार एक मामले में आजम को बेल और दूसरे में जेल नहीं दे सकती। यही नहीं, कोर्ट ने एक सुनवाई में आजम की बेल की मांग पर सुनवाई में देरी को न्याय का मजाक बताते हुए नाराजगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद अब आजम जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं। आजम की जमानत की खबर पर उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की है। आजम और उनके परिवार के लिए आज का दिन ईद से कम नहीं है, लेकिन आजम की जमानत से योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। आजम के लिए कोर्ट से आज राहत की खबर आई तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। केजरीवाल की योजना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो किस योजना पर लगी रोक और क्या कहा हाईकोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अनबन किसी से छिपी नहीं है और इसी का हवाला देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अक्सर ही किसी न किसी वजह से केंद्र सरकार को घेरते ही रहते हैं और अपनी योजनाओं के शुरू न होने का जिम्मेदार केंद्र सरकार को बताते हैं। और ऐसी ही एक योजना को जब मंजूरी नहीं मिली तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इस उम्मीद के साथ कि शायद हाईकोर्ट से उनकी योजना को मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन अफसोस कि केजरीवाल को हाईकोर्ट से भी झटका ही लगा और उनकी ये योजना फिर फाइलों में ही सिमट कर रह गई और वो योजना है घर घर राशन योजना। दरअसल दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की घर घर राशन वितरण योजना को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इस योजना के लिए केंद्र के अनाज का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
बता दें कि इस योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से खींचतान जारी थी, जबकि पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने की सशर्त इजाजत दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि उचित दर पर दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। लेकिन केंद्र की तरफ से अब इस पूरे मामले में जवाब दाखिल किया गया। वहीं राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी समय तक टकराव चला था। जहां केजरीवाल सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, तो वहीं एलजी और केंद्र सरकार इसके खिलाफ थे। और बुलेटिन के आखिर में बात पश्चिम बंगाल में तेज होती राजनीति की। टीएमसी ने साफ कर दिया है कि 2024 में ममता बनर्जी पीएम उम्मीदवार होंगी। इसके साथ ही अब ममता बनर्जी के तेवर मोदी सरकार को लेकर भी और सख्त होते जा रहे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी भी ममता को घेरने की कोशिश कर रही है। राज्यपाल और बंगाल की सीएम के बीच लंबे वक्त से टकराव चल रहा है। इस बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। तो क्या कहा है पश्चिम बंगाल की सीएम ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। टीएमसी और बीजेपी के बीच एक बार फिर लड़ाई तेज हो गई है। अब तैयारी पंचायत चुनावों को लेकर हो रही है, लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी ने एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से टीएमसी की घेराबंदी तेज कर दी है। बंगाल में स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले की जांच के घेरे में अब टीएमसी के नेता आने लगे हैं। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य के मंत्री पार्थ चटर्जी से 3 घंटे तक पूछताछ की। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर पार्थ सीबीआई के सामने पेश हुए थे, जिसे लेकर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी देश में तुगलकी शासन चला रही है और देश को बांटने की कोशिश कर रही है। वो केंद्रीय एजेंसियों को नियंत्रित कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिए कर रहे हैं। इसके साथ ही ममता ने कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो कानून अपना काम करेगा। जो दुष्प्रचार चल रहा है उसे बंद होना चाहिए। जो गलतियां बताई जा रही हैं वो टीएमसी शासन की नहीं है, वाम मोर्चा सरकार के समय की गड़बड़ियां हैं। उस समय एक कागज के टुकड़े पर किसी के नाम की सिफारिश कर दी जाती थी और उसे नौकरी मिल जाती थी। मैं अब वाम शासन के दौरान हुई भर्तियों की पूरी जांच कराऊंगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।